बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीगर के इंटरव्यू के बारे में कि जब भी कोई कंपनी या वीज़ा लेके जाती है हमारे कंट्री में, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, तो उस जो इंटरव्यू लेने वाला होता है वो क्या क्या क्वेश्चन करता है, हमने उसकी तैयारी कैसे करनी है, उनके आंसर कैसे देने हैं, यही सारी चीज़ें आज इस वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। तो सबसे पहले तो बात यह है कि हम बेसिक रीगर यानी कि ये एक टेक्नीशियन लेवल की लगा लें, उसकी जॉब है। तो उसके लिए कोई इंग्लिश आना इतना ज़रूरी नहीं है, ना अरेबिक आना। वैसे भी जो क्लाइंट होता है उन्होंने एक हायर किया होता है बंदा लोकल, चाहे वो किसी कंट्री में भी वीज़ा जाए तो लोकल एक बंदा हायर किया होता है इंटरव्यू के लिए साथ में, ताकि वो एज ए ट्रांसलेटर उनका काम कर सके। वैसे होता तो उसी फील्ड से है, रिगिंग की फील्ड से, लेकिन यह है कि वो जो जिस ऑफिस में जिस एरिया में जाते हैं उसकी लैंग्वेज को अच्छी तरह समझता है। तो सबसे पहले तो आपने ये जहन से निकाल देना है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती या अरेबिक नहीं आती तो मैं कैसे एक्सप्लेन करूँगा। ये चीज़ कोई मैंने नहीं रखती है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपको अपनी लैंग्वेज में पूरा नॉलेज होना चाहिए कि मैंने क्या क्या आंसर देना है। तो सबसे पहले जब भी आप इंटरव्यू में जाएं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल एक आराम से रहना है। यानी कि कोई आपको बेचैनी नहीं होनी चाहिए या किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए इंटरव्यू के लिहाज से। तो जब आप प्रेजेंट हो इंटरव्यू में उनके सामने तो ऐसे लगे कि आप बहुत मुतमिन हैं, आप बहुत सुकून में हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन किया जाता है जनरली मोस्टली हर जगह पे, चाहे वो आई थिंक हर जॉब के लिए यही क्वेश्चन किया जाता है, रीगर में भी यही चीज़ है कि आप अपने बारे में कुछ बताएं। यानी कि अपना नाम बताएं, आप कहाँ से हैं, ये सब कुछ पूरी डिटेल बताएंगे। उसके बाद आ जाएंगे आपकी सीवी पे। हालांकि सीवी में आपका नाम होगा लेकिन वो सीवी को सामने रख लेंगे, फिर उसके बाद आपसे पूछना शुरू करेंगे। तो जो जो चीज़ें आपने सीवी में बताई हुई हैं वो लाजिम याद रखनी है कि मैंने इसमें क्या क्या बताया हुआ है, कौन सा एक्सपीरियंस किस कंपनी का किस डेट से लेकर किस डेट तक मैंने शो किया हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। वो इसी को बेस बना के आगे चलेगा। तो जब आपकी यानी कि आपका नाम हो गया, आपका एड्रेस वगैरह जो भी पूछेगा, एड्रेस तो खैर नहीं पूछेगा लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ तो उसने इंट्रोडक्शन आपको पूछना है। उसके बाद आपके काम का एक्सपीरियंस पूछेगा कि आपने कहाँ कहाँ काम किया, कब से कब तक कहाँ किया, ये पूरा जो आपने सीवी में लिखा हुआ है उसके बारे में आपसे वर्बल भी एक बार पूछेगा। तो उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो जनरल क्वेश्चन है कि रीगर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, कि आपने रीगर के लिए अप्लाई किया है तो रीगर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या हैं। तो सबसे पहले आपने बताना है कि जो रिगिंग टूल है उनको इंस्पेक्ट करना है, सही है। और जो हमने लोड लिया है, जो हमने लोड उठाना है, जो हमने बेल्ट, स्लिंग, शैगल या कुछ भी टैगलाइन तो होल्ड करने के लिए है, जो भी हमने शैगल, बेल्ट या स्लिंग लगानी है तो वो लोड के हिसाब से करेक्ट होनी चाहिए। यानी इंस्पेक्ट करना है। उसके बाद उसकी कैपेसिटी जो है वो हमें मालूम होनी चाहिए, जो अकॉर्डिंग टू लोड होनी चाहिए। और तीसरी चीज़ है उसको प्रॉपर लोड से अटैच होना चाहिए। ये 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बेसिक हैं रिगर की। इंस्पेक्टिंग द रिगिंग, रिगिंग का मतलब है कि कोई आपने जो बेल्ट लिया है, शैगल लिया है, स्लिंग लिया है, कोई भी हार्डवेयर, चेन ब्लॉक साथ में लिया है, जैसा भी लोड है उसकी कंडीशन के हिसाब से उनको इंस्पेक्ट करना है। और लोड के हिसाब से उनकी कैपेसिटी सही होनी चाहिए, इनकी कैपेसिटी निकालनी आपको पता होनी चाहिए कि ये इतनी कैपेसिटी का है। उसके बाद उन स्लिंग है, शैगल है, बेल्ट है, उनको प्रॉपर अटैच करना है, या चेन ब्लॉक भी साथ लगा रहे हैं तो प्रॉपरली अटैच करना है लोड के साथ। ये 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बेसिक बताई जाती हैं हर इंटरव्यू के दौरान। जो क्वेश्चन किया जाता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उसके आंसर में,
क्या है? इंस्पेक्टिंग द रिगिंग, डिटरमन इट्स कैपेसिटी एंड प्रॉपरली अटैचमेंट टू द लोड। ये 3 चीज़ें कि उनको इंस्पेक्ट करना, विजुअली देखना, उसके बाद उसकी कैपेसिटी आपको पता होनी चाहिए, लोड के हिसाब से होनी चाहिए, और तीसरा उसको प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से लोड के साथ लगाना है। ये मेन 3 जो हैं पॉइंट बताए जाते हैं कि रिगर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। क्या, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, इंस्पेक्टिंग द रिगन, डिटरमन इट्स कैपेसिटी एंड प्रॉपरली अटैचमेंट टू द लोड। ठीक है जी। ये जी, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि रिगर के कितने लेवल होते हैं या कितनी टाइप्स होती हैं। तो जनरली जो है गल्फ में वो तीन जो हैं कैटेगरी हैं रिगर की, रिगर 1, रिगर 2, रिगर लेवल 3। तो ये 3 लेवल हैं। सबसे जो लो लेवल है वो है रिगर 3, रिगर लेवल 3। उसके बाद है रिगर लेवल 2, उसके बाद है रिगर लेवल 1। तो जो रिगर लेवल 3 है, अगर सऊदी अरामको में आप काम कर रहे हो तो उसकी लिमिट होती है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, अगर रिगर 3 ही लिफ्टिंग में ओनली प्रेजेंट है, उस जगह पे मौजूद है, वो मैक्सिमम 10 टन तक लोड जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे लिफ्ट करवा सकता है। उससे ज़्यादा होगा तो वो रिगर 3 को सऊदी अरामको में अलाउ नहीं किया जाता। उसके बाद आ जाता है रिगर 2। रिगर 2 जो है वो 40 टन तक, यानी कि, तो उसके बाद क्वेश्चन किया जाता है रिगिंग हार्डवेयर के बारे में। उसमें सबसे पहले बेल्ट स्लिंग के बारे में पूछा जाता है कि बेल्ट स्लिंग जो है वो कैसे हम लोड के हिसाब से सिलेक्ट करेंगे और उसकी कैपेसिटी कैसे पता चलती है, और हम उसको कैसे प्रॉपरली लोड के साथ अटैच करते हैं। तो बेल्ट स्लिंग का जो है वो 3 तरह से कैपेसिटी हमें पता चलती है उसकी। पहले तो है उसका कलर कोडिंग। कलर कोडिंग में इसके मुख्तलिफ कलर्स होते हैं बेल्ट के जो हैं, उनमें सबसे पहले जो है जो वायलेट कलर है वो 1 टन के लिए यूज़ होता है, ग्रीन जो है वो 2 टन के लिए यूज़ होता है, जो येलो है उसकी कैपेसिटी 3 टन होती है, उसके बाद जो ग्रे होता है उसकी कैपेसिटी 4 टन होती है, उसके बाद रेड की 5 टन होती है, ब्लू की 8 टन होती है, उसके बाद जो ऑरेंज होता है वो 10 टन या उससे ऊपर जितना भी है उसके लिए ऑरेंज यूज़ किया जाता है। उसके बाद ये जो जितनी, अगर कलर कोडिंग नहीं है तो उसके अलावा भी हम 2 तरीके और हैं जिससे हम इसकी कैपेसिटी मालूम कर सकते हैं। एक तो है ये जितने इंचेस चौड़ाई है किसी भी बेल्ट की, तो वो उतने टन का ही होगा। अगर यानी कि चौड़ाई 1 इंच है तो वो 1 टन कैपेसिटी वाला होगा बेल्ट। अगर उसकी जो चौड़ाई है वो 2 इंच है, विड्थ है, तो उसकी कैपेसिटी 2 टन होगी। इसी तरह 3 इंच वाले की 3 टन, 4 वाले की 4 टन, और सो ऑन। इस तरह जितने इंच चौड़ाई होती जाएगी उतने इंच का वो उतने टन वो लोड उठा सकता है, उतने टन उसकी कैपेसिटी होती है। तीसरा तरीका ये है कि इसमें लाइनिंग होती है। हर जो बेल्ट होता है उसमें काले धागे की, चाहे किसी कलर का भी हो, तो उसमें काले धागे की लाइनिंग होती हैं। वो अगर 1 लाइन है तो वो 1 टन का है, अगर 2 है तो 2 टन का है, 3 है तो 3 टन का है, 4 है तो 4 टन का है, 5 है तो 5 टन का है। इसी तरह जितनी लाइनिंग उस बेल्ट में वो ब्लैक थ्रेड से होंगी वो उतने ही टन का होगा। तो ये 3 तरीके हैं जिससे हम किसी भी बेल्ट स्लिंग की कैपेसिटी जो है वो पता कर सकते हैं। लेकिन एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि ये जो कैपेसिटी बताई जाती है ये वर्टिकल में बताई जाती है, कि अगर आप सिंगल एक ही बेल्ट यूज़ करते हैं उसकी कैपेसिटी है अगर 4 टन, तो 4 टन हम सिंगल वर्टिकल में हम जब यूज़ करते हैं तो उसकी कैपेसिटी 4 टन उस कंडीशन में होती है। अगर हम चोकर में यूज़ करें तो उसकी कैपेसिटी 25% कम हो जाती है। अगर हम उसी को बास्केट में यूज़ करते हैं तो उसकी डबल हो जाती है। तो इस तरह ये चीज़ भी अपने जहन में रखनी है। तो इसको बेल्ट स्लिंग को जो है प्रॉपर लोड के साथ अटैच करने का क्या तरीका है कि विद शैगल जो है हम किसी भी बेल्ट स्लिंग को लोड के साथ अटैच करते हैं। डायरेक्ट जो है वो तरीका वो इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि वो रॉन्ग है, इसको अलाउ नहीं किया जाता है, जैसे कि आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं। और हो सकता है कि उसके जो इंटरव्यू वाला है उसके पास वो तस्वीरें हों तो वो बताए कि ये ऐसे तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं या नहीं। तो हम आपने जो विद शैगल यूज़ कर रहे हैं उसी को करेक्ट बताना है, दूसरे को रॉन्ग बताना है।
उसके बाद जी वायर रोप स्लिंग के बारे में पूछा जाएगा कि उसको कैसे प्रॉपरली लोड के साथ अटैच किया जाता है और आप लोड के हिसाब से कैसे करेक्ट जो स्लिंग है वो उसको चूज़ करेंगे, उसका इंतखाब करेंगे। तो इसके दो तरीके होते हैं कि हमें मालूम है कि ये इतना वेट है लोड का, तो इस हिसाब से हम स्लिंग जो सिलेक्ट करेंगे। एक तो हर स्लिंग के ऊपर टैग लगा होता है, उसमें उसकी पूरी स्पेसिफिकेशन होती है कि इसकी कितनी लेंथ है और इसका कितना SWL है, यानी सेफ वर्किंग लोड जो है वो कितना सेफली उठा सकती है लोड। उसके बाद उसका ऊपर साइज़ भी होता है। तो दूसरी तरीका ये अगर के टैग ऊपर नहीं है तो एक फार्मूला है D² × 8, यानी कि जितना उसका डाया है वायर रोप का उसका स्केयर करके 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उसका जो है SWL या WLL निकल आएगा। सपोज़ करें कि हम 1 इंच वाली जो है वायर रोप स्लिंग यूज़ कर रहे हैं, तो इसको फार्मूला में अप्लाई करें तो 1 का स्केयर मल्टीप्लाई बाई 8, तो 1 का स्केयर तो 1 ही होगा, तो मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो 8 जो है वो आंसर आ जाएगा। यानी कि हम 1 इंच वाली जो वायर रोप स्लिंग है उससे 8 टन तक वज़न उठा सकते हैं। और इसको प्रॉपरली जो अटैच करने का तरीका है कि हम विद शैगल ही इसको लोड के साथ अटैच करेंगे, किसी भी लोड को लिफ्ट करने के लिए वायर रोप स्लिंग के साथ। बाद आपसे स्प्रेडर बीम के बारे में पूछा जा सकता है, उसके बाद कैमलॉन्ग के बारे में पूछा जा सकता है, चेन ब्लॉक के बारे में पूछा जा सकता है, आई बोल्ट के बारे में पूछा जा सकता है, प्लेट क्लम्प्स जो होते हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है कि प्लेट क्लम्प कैसे कितने किस्म के होते हैं और इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। तो प्लेट क्लम्प 2 किस्म के होते हैं, एक होते हैं हॉरिजेंटल प्लेट क्लम्प और एक होते हैं वर्टिकल प्लेट क्लम्प। और इनका यूज़ भी पूछ सकता है कि कैसे हो सकता है, उसके पास कुछ तस्वीर हो तो कैसे यूज़ करते हैं इसको, या हो सकता है आपसे प्रैक्टिकल करवा के भी देख सकता है। उसके बाद डी शैगल के बारे में शैगल्स के बारे में पूछेगा कि शैगल कितने किस्म की होती हैं, हम कैसे सेलेक्ट करते हैं प्रॉपर जो है अपने लोड को लिफ्ट करने के लिए। तो शैगल बेसिकली 2 टाइप की होती हैं, डी शैगल और बो शैगल। तो हम अपने लोड की कंडीशन के हिसाब से और उसके वेट के हिसाब से हम करेक्ट कैसे उसको सेलेक्ट करते हैं जो स्लिंग शैगल है। एक तो उसकी बॉडी के ऊपर मेंशन होता है कि ये इतने साइज़ की है, इतने टन इससे वज़न उठाया जा सकता है, इतने एंगल तक इसकी ये कैपेसिटी होती है। दूसरा तरीका ये है कि D² × 8, ये फार्मूला लगाया जाता है कि अगर 1 इंच की है शैगल तो 1 का स्केयर मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 8, तो हम 8 टन जो है वज़न 1 इंच वाली शैगल से उठा सकते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन आता है कि SWL या WLL इसमें क्या डिफरेंस है और ये हर चीज़ के ऊपर जो लिखा होता है इसका क्या मतलब होता है। तो SWL या WLL जो भी है इसका मतलब होता है सेफ वर्किंग लोड या वर्क लोड लिमिट। तो पहले इसको SWL बोलते थे, अब इसका सिर्फ नाम जो है अपडेट हुआ है तो वर्क लोड लिमिट हो गया है। तो ये किसी भी चीज़ पे, चाहे वो शैगल है, बेल्ट है, या दूसरा वायर रोप स्लिंग है, चेन ब्लॉक है, या इवन के ये क्रेन है जिसके ऊपर लिखा होता है कि इतने टन की SWL है कि हम सेफली इससे इतना वेट उठा सकते हैं। अगर हम बेल्ट है तो हम अगर उसके ऊपर 8 टन SWL लिखा है तो हम 8 टन से ज़्यादा उससे लोड नहीं उठा सकते, सेफली हम उससे 8 टन का लोड उठा सकते हैं। तो SW और WLL सेम ही चीज़ है, लेकिन ये है कि सिर्फ इसका ये SWL जो वो पुराना पहले बोला जाता था, अब WLL बोला जाता है। और इसका मतलब होता है कि हम सेफली किसी भी जो है हार्डवेयर है या कोई क्रेन है या इक्विपमेंट है उससे जितना उठा सकते हैं वो उसकी सेफ वर्किंग लिमिट होती है लोड उठाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी सेफ्टी के बारे में, कि आपने अपनी सेफ्टी कैसे करनी होती है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। अगर आपने गैस प्लांट या ऑयल प्लांट या इसी कैसी फील्ड में काम करना है या पाइपलाइन में काम करना है तो, या बिल्डिंग में काम करना है, तो उसके लिए कौन से आपकी प्रोटेक्शन, आपकी सेफ्टी के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले ये देखें, मेरे पास हेलमेट है, हेलमेट होना चाहिए। ये ग्लास है, सेफ्टी ग्लास है, वो होना चाहिए। मास्क होना चाहिए, ये कवरऑल होने चाहिए, सेफ्टी शूज़ होने चाहिए, जब काम करेंगे तो हैंड ग्लव्स होने चाहिए। तो ये चीज़ें जो हैं वो PPE में आती हैं, बेसिक PPEs में।
जी, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि आपने अगर हाइट पे काम करना है, हाइट पे जाके कोई चीज़ रिएक्शन करनी है या कोई सिग्नल देने हैं, तो वहाँ पे कैसे जाएंगे? तो उसके लिए जो बेसिक पीपीई हैं, उसके अलावा फुल बॉडी हार्नेस लगाया जाता है। उसके बाद एक उसके साथ शॉक अब्जॉर्प्शन होता है और लैंडयार्ड होता है। वो सब एक ही चीज़ होती है, लेकिन आपको जो फुल बॉडी हार्नेस है वो पहनना आना चाहिए कि कैसे पहन के ऊपर जाना है। उसके बाद ऊपर जाके हुक करनी है, हुक अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना है, ये चीज़ें उसको एक्सप्लेन करनी है। तो फुल बॉडी हार्नेस के बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। एक और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है हैंड सिग्नल्स के बारे में। हैंड सिग्नल्स आपने बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं, उनकी प्रैक्टिस करनी है, ताकि कोई अगर वो कोई भी हैंड सिग्नल के बारे में आपको तस्वीर दिखाता है या हाथ से कुछ सिग्नल दे के दिखाता है, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। नहीं तो कुछ ऐसे कुछ तस्वीर दिखा देगा कि ये कौन सा सिग्नल है, इसका मतलब क्या है। और अगर आपको कोई लिफ्टिंग टास्क भी देता है तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने लिफ्टिंग के दौरान कौन कौन से सिग्नल कौन सा काम के लिए कौन सा सिग्नल देना है। तो हैंड सिग्नल आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, ताकि क्रेन ऑपरेटर और आपके दरमियान कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो और ना ही कोई इंटरव्यू में प्रॉब्लम हो। उसके बाद ये क्वेश्चन करता है कि अगर आपको एक लिफ्टिंग करनी है तो उसके लिए आपके लिए क्या क्या ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्रेन का जो है वो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन है, जो हर 3 महीने या 6 महीने के बाद करवाया जाता है। 3 महीने मोस्टली होता है। उसके बाद जो रिगिंग हार्डवेयर हैं उनका 6 मंथ के बाद थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करवाया जाता है। सबसे पहले वो चेक करना है। उसके बाद पूरी एक बेल्ट जो हमने यूज़ करना है, बेल्ट है या वायरोप स्लिंग है, शैगल है, आई बोल्ट है, स्प्रेडर बीम है या कुछ भी है, उनकी एक चेक लिस्ट बनाई जाती है, हर एक की अलग। वो चेक लिस्ट फिल करनी है, उसमें जो जो पॉइंट हैं उनको देखना है कि ये सही है, या जो जो आपको खामियां नज़र आती हैं वो भी टिक करें, जो चीज़ें सब ठीक हैं वो भी टिक करें और चेक लिस्ट जो है वो फिल करके दें। उसके बाद लिफ्टिंग की एक चेक लिस्ट होती है जो क्रेन की और अपने हार्डवेयर से रिलेटेड होती है, वो भी फिल करके उसके बाद जो है वो अगला प्रोसेस किया जाता है। फिर जाके एरिया चेक करना है जहाँ पे क्रेन लगानी है, जहाँ पे हमने लिफ्टिंग करनी है। एरिया बिल्कुल लेवल में होना चाहिए। जब क्रेन उधर खड़ी करे तो लेवल इक्वल होना चाहिए, और उस जो एक्सीवेशन है उससे उसकी डिप जो होती है एक्सीवेशन की, उससे मिनिमम उतने एज उस एज से डिस्टेंस होना चाहिए। नहीं तो अगर कम भी एक्सीवेशन है तो मिनिमम 2 मीटर जो है वो डिस्टेंस होना चाहिए किसी भी एक्सीवेशन एज से। उसके बाद हमारे पास जो है वो जितनी टीम है सबकी एक टूल बॉक्स मीटिंग करनी है, जिसमें हम बताएंगे कि क्या क्या हाजर्ड हो सकती हैं, इसमें क्या क्या हमने सेफ्टी अपनी, हर एक ने सेफ्टी अपनी करनी है। उसके बाद जो सस्पेंडेड लोड है उसके नीचे से नहीं जाना, क्रेन से कितने फासले पर रहना है, सस्पेंडेड लोड जो है उससे कितना दूर रहना है, कितनी टैग लाइन लगनी है, सब कुछ जितने भी हाजर्ड हैं वो भी आइडेंटिफाई करने हैं, और जो हमने प्रिकॉशन उसमें या सेफ्टी एहतियाती तदाबीर जो अपनानी है वो भी उसमें बतानी है, ताकि हर एक की सेफ्टी जो को यकीनी बनाया जा सके। जी, जब ये सब कुछ हो गया, क्रेन हमारे एरिया में लग गई, तो सबसे पहले हम पूरा एरिया बैरिकेड करेंगे। जहाँ तक हमारे बूम जो एक्सटेंड करना है उतना, उससे भी 10 मीटर आगे तक हम अपना जो है एरिया बैरिकेड करेंगे। उसके बाद वार्निंग साइन जो है वो लगाएंगे, ताकि जो अनऑथराइज पर्सन है, यानी जिनका उस ग्रुप में कोई काम नहीं है, तो वो आदमी जो हैं वो बैरिकेड से बाहर रहें, ताकि किसी भी एक्सीडेंट या इंसिडेंट से बचा जा सके। उसके बाद हम अपने जो लोड है उसके उस पर फोकस करेंगे। सबसे पहले हम अपने वो करेक्ट जो हैं हार्डवेयर वो सिलेक्ट किए हुए हैं हमने, जो बेल्ट लगाना है या स्लिंग लगानी, शैगल लगानी या आई बोल्ट लगाने, लिफ्टिंग बीम, जिससे भी जैसे भी हमने लिफ्टिंग करनी है वो पूरे हमने लोड के हिसाब से सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद जब हमने लगाना है, उसके बाद जो सिग्नल देना है, तब जाके उसका सिग्नल के जो लोड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसको नज़र में रखना है, ताकि लोड जो है वो प्रॉपर तरीके से उठे। लाजिम
हर लोड के साथ 2 टैगलाइन होना ज़रूरी है जो लोड को कंट्रोल करने के लिए लगाई जाती हैं, ताकि किसी चीज़ में हिट ना हो लोड या लोड डैमेज ना हो। तो इस तरह अगर आप ये सारे स्टेप फॉलो करेंगे और ये आंसर देंगे तो आप बहुत इजी जो इंटरव्यू है वो किसी भी क्लाइंट से क्लियर कर सकेंगे और आपकी अच्छी कंपनी में जॉब हो सकेगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कुछ रिगिंग से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन भी है जो बेसिक हो, या कुछ आपको कोई हेल्प चाहिए, या कुछ मटेरियल चाहिए, कुछ आंसर क्वेश्चन चाहिए, तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा और आपके जो मुझसे हो सका उतनी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। ओके, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। गुड बाय।